सर मेरा जो रिसर्च बोलता है कि सालाना सरकार पूरे देश के ऊपर 46 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। अब किसान मांग रहे हैं 22 का धान 26 में बिके, तो सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद गेहूं का सीज़न आ जाएगा जी। गेहूं में 38 रुपीज़ मांग रहे हैं किसान। तो ये सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा बर्डन बनेगा कि नहीं बनेगा। और 46 लाख करोड़ रुपए हम लोग सरकार पहले से ही खर्च कर रही है ओवरऑल पूरे 29 के 29 राज्य में। तो इसी में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। आप मुझे बताइए कि कैसे गवर्नमेंट आगे करेगी, क्या करेगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो किसानों की जीन्स, गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन जी, इसका सरकार पे बोझ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। ये बताइए, ये सरकार जो खरीदेगी कितना खरीदेगी। ऐसे आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन धान और 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ लगभग ये सरकार प्रतिवर्ष खरीदती है। ठीक है। इस खरीदने के बाद इसको फेंकती तो है नहीं। जी बिल्कुल नहीं फेंकती नहीं ना। वो या तो वो सेना में जाता है तो सेना उसका भुगतान करता है, जहाँ भी जाता है वो पैसा उसको मिलता है। जो गल्ला बांट रही है सरकार वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत बांट रही है जी। ठीक है। सरकार, आपका जो प्रश्न है आप शायद पूछ नहीं पाए, छिपा हुआ है, वो ये कि ये जो किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी जी जी, उसमें सरकार को नुकसान हो जाएगा जी यही प्रश्न है आपका। बिल्कुल। और बाजार में यही प्रश्न चल रहा है जी। अब आप ये बताइए कि अभी एमएसपी लागू हुई। हाँ जी। अभी चल रही है एमएसपी, तो बहुत दिनों से चल रही है। जो सरकार धान गेहूं खरीदती है वो उसी रेट पर खरीदती है जो एमएसपी तय की सरकार ने जी। 22 रुपए धान का पकड़ लीजिए। 22 रुपये धान का और इसी के लगभग गेहूं का। जी बिल्कुल। तो पंजाब और हरियाणा में जो किसान उत्पादन करते हैं वो 100% वहाँ की किसानों का जो गल्ला है वो खरीद लेती है। आपका कहने का मतलब है पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्य में किसान जो भी गल्ला पैदा करता है, चाहे वो धान गेहूं कुछ भी करे, सरकार 100% खरीद लेती है। जी हाँ, चूँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जब पहले पॉलिसी बनी देश में, जब हमारे यहाँ 35 करोड़ की जनसंख्या थी और लोगों के लिए भोजन नहीं था, तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बना। उसमें किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वो अन्न का उपजाऊ करें। तो चूँकि पंजाब और हरियाणा एक था और वहाँ की ज़मीन भी अच्छी थी और वहाँ के काश्तकार भी मेहनती थे, इसलिए सरकार ने पंजाब राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए चुना और वहाँ एक स्पेशल कानून दिया कि पंजाब की राज्य सरकार किसानों का गल्ला गेहूँ धान खरीदने के लिए वो रिजर्व बैंक से पैसा ले लेगी और जब सरकार उनसे लेगी तो वो पैसा उनको वापस हो जाएगा। ये स्पेशल पावर पंजाब को मिली। पंजाब और हरियाणा जो दो अलग अलग राष्ट्र हो गए, वो राज्य हो गए, तो दोनों की पावर तो नहीं कम हुई। तो यही कारण है कि पिछले हरित क्रांति से या उसके पहले से वहाँ के किसानों को एमएसपी मिलती है, इसलिए उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया। बहुत प्रश्न आता है कि भाई हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों लड़ रहे हैं। चूँकि उनको मिल चुकी है एमएसपी और पहला नुकसान उन्हीं को है अगर एमएसपी पे नहीं बिकेगा। पंजाब और हरियाणा के किसान की ही मांग है, चूँकि उनको उनका सारा गल्ला बिक जाता है, तो पहली मांग उन्हीं की थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। उत्तर प्रदेश का किसान इसलिए नहीं मांगता कि उसका सरकार का गल्ला ही नहीं बिकता रेट पर। सर आप कहने का दूसरी चीज़, बिहार का किसान जो है इस पे बिल्कुल शांत बैठा रहता है, क्योंकि 2006 में वहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी गई। वहाँ बिल्कुल किसान का गल्ला सरकारी, तो वो जानता ही नहीं कि इस भाव भी गल्ला बिक सकता है। तो C2+FL पंजाब और हरियाणा के किसानों की जो बड़ी मांग है वो लाभकारी मूल्य का है। अब वो बात रह गई कि सरकार को घाटा कैसे होगा।
एक किसान 22 रुपये में गेहूँ बेच रहा है, दूसरा किसान 18 रुपये में गेहूँ बेच रहा है, और तीसरा किसान कहीं दूर दराज में है, उसका 15 रुपये में बिक रहा है। तो मेहनत तो सब में लगती है, लागत तो सब में लगती है, और जिसका सामान कम दाम पे बिकता है। अब आप ये बताइए कि पतंजलि का आटा कितने का है? हाँ सर, पतंजलि का आटा अभी चल रहा है 35 से 55 तक चल रहा है। 35 से 55 तक चल रहा है। किसान ने जब गेहूँ पैदा किया तो उसको लगभग 6 महीने का टाइम लगता है शुरू से आखिर जी जी बिल्कुल। नवंबर से और अप्रैल तक उसको गेहूं के उत्पादन में समय अलग अलग, निराई, गुड़ाई, छपाई, पताई, कटाई, इसमें सब में लगता है। जी जी। तो जिसने 6 महीने परिश्रम करके गेहूं को उत्पादन किया और रिस्क लिया, उसको कितना पैसा सरकार तय करती है? 22 रुपये। और जिस आदमी ने 1 कुंटल गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? सर मिल, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगता। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतनी अच्छी अच्छी मशीनें हैं, तो गेहूं पीसने का कितना खर्च है? सर 1 रुपये। 1 रुपये नहीं, 5 रुपये रख लीजिए। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन, सफाई 5 रुपये लग लीजिए ना, तब 22 5 27 ही हुआ। लेकिन गेहूं आटा 35 का मिल रहा जी है। बिल्कुल। तो ये आटा बनाने वाला जिसने 1 मिनट भी काम नहीं किया, क्योंकि उसने मिल लगाई है, इसलिए उसका लाभांश तो बढ़ जाता है बहुत, और गेहूं पैदा करने वाले को उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलता, वो घाटे में है। लाखों किसान पिछले 20 साल में इस देश में सुसाइड कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? सर क्या आंकड़े बताए आपने? लाखों किसान। अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों की, इस बात को समझिए। किसान को मिलना चाहिए अपने उत्पादन का मूल्य। बिल्कुल मिलना चाहिए। वो मांग रहा है, 4 दशक से मांग रहा है। सरकार ने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा है कि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो हम KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, आपकी ज़मीन पे आपको लोन दे देंगे। अब जब वो लोन तो उसने दे दिया, तो तात्कालिक किसान को लगा कि चलो हमको पैसे की तो सब मदद मिल गई। अब उस पर ब्याज भी पड़ता है, चाहे कम पड़े लेकिन ब्याज पड़ता है। अब होता क्या है कि साल दर साल खेती में घाटा हो रहा है। किसान को बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, घर में कोई बीमार हो गया, घर बनाना है, मकान बना, जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए जब उसको क्रेडिट कार्ड होता है तो कहता लाओ पैसा ले लें और जमा कर देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा लेके उड़ा दिया। भाई 1-8% आदमी मान सकते हैं कि उस पैसे का मिस यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उस पैसे को अपनी ज़रूरत के लिए लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। और कुछ लोग उसमें से होते हैं जिनके ऊपर चूँकि खेती में आमदनी होती नहीं, दूसरे संकट आ गए और पैसा नहीं जमा कर पाए। जब पैसा नहीं जमा कर पाए तो वसूली का तो एक ही सिस्टम है कि उसके यहाँ वसूली, बैंक जाएगा, नायब जाएगा, तहसीलदार जाएगा, अमीन जाएगा, जिलेदार जाएगा, बिल्कुल सर। और उनको बेइज्जत करेगा। सर अपनी बेइज्जती से बचने के लिए आदमी मरता क्यों है? सिर्फ इज्जत के लिए जीता है। और इज्जत के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके दर्द को समझना चाहिए किसान को। और ये सरकार को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का लोन माफ कर दिया जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों का लोन माफ कर। इंसेंटिव उनको दिया जाता है। 42 लाख करोड़ रुपए यूपीए सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में उद्योगपतियों को इंसेंटिव दिया। 42 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट। और भारत सरकार 2014 में जब बनी तो इसको 65% इंक्रीज कर दिया मोदी ने, और 2014-15 वित्तीय वर्ष में ही 65% इंक्रीज करके इनको जो है 6 लाख करोड़ के लगभग इंसेंटिव दिया। अभी ये पहुंच गए यानी 50-55 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत ज़्यादा है। जो लोग पैसा चोरी करके गए, जो लोग भाग के गए। सर मेरा सवाल ये बनता है, जब बड़े बड़े व्यापारियों का लोन माफ हो रहा है, किसानों का लोन क्यों नहीं माफ कर रहे हैं ये लोग? किसानों की यही तो मांग है। 2018 में किसानों ने संसद लगाई, दिल्ली किसान संसद। उसमें जो है 2 मुद्दे ही थे, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। बिल्कुल। ऋण मुक्ति और पूरा दाम, खुशहाली के 2 आयाम। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। ऋण मुक्ति वही है कि एक बार देश के सभी किसानों को ऋण मुक्त कर दिया जाए।
केरल सरकार ने इस मामले में बहुत अच्छी पहल की। किसान का जो बैंकों का ऋण है, जो सहकारी संस्थाओं का ऋण है, उसके अलावा किसानों के ऊपर साहूकारों का ऋण है। केरल सरकार ने साहूकारों के लिए भी एक कानून बनाया और किसानों से पूछा कि आपका साहूकार का कितना ऋण है, और उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए, एक जांच करी पूरी, जो ये पता चला कि इनका साहूकारों का ऋण है। उसको निष्पादित करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई और एक समझौते के तहत किसानों का साहूकारों का भी ऋण मुक्त कराया। तो एक बार इस देश के किसानों का पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाना चाहिए, और ऐसी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई भी किसान परिवार जिसके पास ज़मीन है और जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके जीवन की गारंटी होनी चाहिए। सर इसी पर एक सवाल, मेरा एक कन्फ्यूज़न, इसको दूर करिए। पंजाब और हरियाणा की सरकार या किसान वहाँ के अपना जो भी पैदावार है, गेहूँ, धान और अन्य फसल, वो 100% सरकारी रेट पर बेच रहे हैं। जी हाँ। अब उनकी ये मांग है, अच्छा जो सरकारी रेट है अभी, हाँ, 22 रुपये जो एग्जाम्पल भी है, हाँ, क्या ये 22 रुपये पूरे भारत में लागू है? जी हाँ। अब MSP सरकारी है, जो ठीक है। सरकार खरीदती इसी रेट पे तो खरीदती यानी है। 22 रुपये पूरे भारत देश में लागू है। धान का हम पकड़ लेते हैं, हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य यही है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यही है। अब मेरा सवाल ये है, जो ये पंजाब और हरियाणा के लोग पूरे देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जी हाँ। ये 22 का 26 रुपये मांग रहे हैं कि 22 का धान अब 26 में हमारा नहीं करें। नहीं, अब ऐसे इसको समझिए जी कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी को जब 2014 का भाजपा चुनाव लड़ रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों सभा में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, किसान को उसका पूरा मूल्य मिलेगा। सर, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट बार बार आता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट यही है ना कि 22 रुपए का जो गल्ला है वो 26 में बिके। इसको थोड़ा सा एक और विस्तार से समझ लें। जी, इसको सर शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि आम पब्लिक को सीधा समझ में आए। आप समझेंगे तो सबको समझ में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, A2FL, ठीक है। पहले A2 था, A2 था जी किसान के उत्पादन का मूल्य तय करने के लिए। जी मतलब आज से 50 साल पहले जो प्रकृति पर खेती निर्भर थी, जी, कि जी। किसान बो देता था, जोत देता था, जो मिल जाता था वो ले आता वो था। A2 के हिसाब से वो पेमेंट A2 के हिसाब से इसका मूल्य तय हुआ था। ठीक है। उसके बाद उसमें फैमिली लेबर जुड़ी, A2+FL। ठीक है, यानी घर के जो लोग हैं काम कर रहे हैं उस खेत में लागत, बीज, खाद, पानी और फैमिली लेबर। ठीक है तो A2+FL जी अभी तक जो रेट तय होता है जी वो A2+FL, किसान ने क्या लागत लगाई जी। और उसकी कितनी मजदूरी लगी, ठीक है सिर्फ उसमें लगता। 6 महीने उसका खेत इन्वेस्ट रहता है, ठीक है। 6 महीने वो उसकी निगरानी करता है, उसकी वो लेबर नहीं जुड़ रही। अच्छा, ठीक है। हम एक दुकान अगर 100 स्क्वायर फीट की लेते हैं तो हम उसका एक किराया तय हर करते महीने हैं। हमें देना पड़ेगा सर। इसीलिए हमारा जो जमीन है जी। उसकी कीमत 50 लाख है, हाय, उसका भी तो साल में कुछ ना कुछ, अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी किराया उसका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि जैसे साइकिल बनती है, माचिस बनती है, तो सब पे लागत तय होती है और उसके बाद मुनाफा जुड़ता है। बिल्कुल। इसी तरह खेती में भी C2 का फार्मूला क्या है? C2 में लागत, पानी, जमीन का किराया, ये सब लगने के बाद लाभांश भी तो चाहिए, जी। और जब लाभ नहीं मिलेगा तो किसान कैसे तरक्की करेगा? किसान इसीलिए पीछे जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसकी आमदनी मारी जा रही है। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में है। हाँ, C2+50%। जी। मान लिया कि प्लस हम FL। ना उसमें C2 में A2FL इज इक्वल C2, जमीन का किराया जोड़ के। ठीक है। C2 वो कंपोजिट कर दिया उस लागत को। ठीक है सर, ये उस हिसाब से 22 रुपये कितना रेट बनना चाहिए धान का स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से? जैसे 50% लाभांश हो गया तो 3 गुना, 1.5 गुना बढ़ गया। 22 वाला जो है वो 11 दूनी 22, 33 रुपये। 33 रुपये स्वामीनाथन रिपोर्ट ये बोलती है। ऐसे सामान्य समझे कि 50% जैसे लाभांश जुड़ा तो 50% लाभांश का मतलब कि कोई चीज़ अगर 10 रुपए की है तो 15 की हो जाएगी। तो जो 20 की है
वो 30 की हो तो जाएगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो धान बिकना चाहिए किसानों का, जी। चाहे वो किसी दलाल के थ्रू बिके या सरकारी रेट नहीं में नहीं, बिके। वो देखिए ये दो बातें आपस में जोड़ रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। एमएसपी की कानूनी गारंटी आपकी इस बात को तय करेगा कि किसान का जो गल्ला है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बिकेगा, चाहे वो दलाल को दे हाँ। और चाहे वो सरकारी पर दे। जी हाँ। जैसे गांव आम जो एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहा है किसान, जी। वो यही है कि सब किसान का गल्ला एक भाव बिके, जी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। जी। फल, सब्जी, दूध, मछली, अंडा, सबका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और उससे कम में ना बिके। और वो धान का है 26 से 28 के बीच में। ना ना ना, वो अभी जो तय कर रही है सरकार, जी। पहले तो हमारे सामान को कानूनी गारंटी हो कि इतने पे बिकेगा। ठीक है। जो दूसरी मांग है वो ये है कि पूरा मूल्य मिले। तो कुल मिला के यही है, जब दोनों मांग को हम मिला देते हैं तो यही है कि हमको स्वामीनाथन आयोग की कानूनी गारंटी मिले, जो कि है धान पर कितना है? अभी धान पर आपने 2188 के लगभग बताया, जी बिल्कुल। तो वो 3000 रुपये के आसपास, 3100 के आसपास आ जाएगी। धन्यवाद। और आप हैं अमीन खान। हमने एक प्रयास किया कि हम आपस में समझें और लोगों को समझा सकें न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन आयोग। धन्यवाद।